ध्यान से देखिएगा। कक्षा 12 में आज हम लोग जो है अधिशोषण के प्रकार को पढ़ेंगे। अधिशोषण जो है कितने प्रकार का होता है। अगले दिन हम लोग पढ़े थे धनात्मक और ऋणात्मक अधिशोषण। आज थोड़ा सा हम आगे पढ़ेंगे। अधिशोषण के प्रकार का मतलब ये है कि गैस का अधिशोषण जो है ठोसों पर कितने प्रकार से हो सकता है। यानी कोई अधिशोष्य जो है गैसीय अवस्था में है और हमारा जो अधिशोषक है वह जो है ठोस अवस्था में है। उस समय यदि कोई अधिशोष्य जो है कितने प्रकार से अधिशोषक पर अधिशोषण यानी उसका अधिशोषण हो सकता है, तो उसके लिए आप ध्यान से देखें। यह जो है दो प्रकार से हो सकता है अधिशोषण। उसका लिखा है ठोसों पर गैसों का अधिशोषण दो प्रकार से हो सकता है। एक है भौतिक अधिशोषण। क्या है? भौतिक अधिशोषण है। और दूसरा है रासायनिक अधिशोषण। ध्यान से देखेंगे भौतिक अधिशोषण क्या है और रासायनिक अधिशोषण क्या है। थोड़ा सा आप देखें, ये आपका कोई अधिशोषक है। ये क्या आपका है? अधिशोषक है। और ये आपका क्या है? अधिशोष्य। अधिशोष्य। अगर अधिशोषक और अधिशोष्य के बीच यदि वान डेर वाल बल के द्वारा यदि जुड़े हैं, अगर ये वान डेर वाल बल के द्वारा जुड़े हैं या दुर्बल वान डेर वाल बल के द्वारा जुड़े हैं, तो इस अधिशोषण को हम क्या कहेंगे? भौतिक अधिशोषण कह सकते हैं। यह प्रक्रिया जो है उत्क्रमणीय होती है। ये जो प्रक्रिया है भौतिक अधिशोषण की, यह कैसी होती है? उत्क्रमणीय होती है। यहां पर लिखा भी गया है कि जब किसी अधिशोषण की जो है सतह पर अधिशोष्य दुर्बल वान डेर वाल के कारण अधिशोषित होता है। यानी अधिशोष्य में जो है ये आपका अधिशोषक है और ये अधिशोष्य है, तो ये जो प्रक्रिया होगी अधिशोषण कहलाएगी। क्या कहलाएगी? अधिशोषण। ध्यान से देखेंगे, ये आपका कोई ठोस पदार्थ अधिशोषक है, ये आपका कोई अधिशोष्य गैसीय अवस्था में है, ये इसके ऊपर गिरेगा तो ये पूरी संपूर्ण प्रक्रिया क्या कहलाएगी? अधिशोषण कहलाती है। इस अधिशोषण में आप ध्यान दें कि यदि अधिशोष्य जो है वान डेर वाल बलों के कारण जो अधिशोषित होता है, यदि अधिशोष्य जो है वान डेर वाल बलों के कारण अधिशोषित होता है, तो इस प्रक्रम को या इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? भौतिक अधिशोषण कहते हैं। और यह संपूर्ण जो प्रक्रम है यह उत्क्रमणीय होता है। ये कौन सा प्रक्रम है? उत्क्रमणीय। यानी इसमें पुनः हम अधिशोष्य को अलग और अधिशोषक को अलग कर सकते हैं। दूसरा देखेंगे रासायनिक अधिशोषण है। रासायनिक अधिशोषण क्या है भाई? तो रासायनिक अधिशोषण में आप ध्यान से देखेंगे, ये आपका अधिशोषक है, ये आपका क्या है? अधिशोषक है। और ये आपका क्या है? अधिशोष्य। अधिशोष्य है। ये अधिशोष्य और ये क्या है? अधिशोषक है। यदि अधिशोष्य जो है रासायनिक आबंध के द्वारा क्या होता है? अधिशोषित होता है। ये ध्यान से देखें, अधिशोषक जो है, जो आपका अधिशोष्य अधिशोषक के ऊपर जो है रासायनिक आबंध के द्वारा यदि अधिशोषित होता है, तो इस अधिशोषण को हम क्या कहते हैं? रासायनिक अधिशोषण कहते हैं। ध्यान से देखेंगे, जैसे हम आपको बता दें, जैसे भौतिक अधिशोषण में हम उदाहरण यदि अगर देना चाहें, तो जैसे आपका जो है सुक्रोज का जो है रंगीन विलेन है। सुक्रोज का रंगीन विलेन है और चारकोल के ऊपर गिरता है। तो ये चारकोल के ऊपर जब गिरेगा ना, तो
उसका रंग ये चारकोल क्या करता है, अवशोषित कर लेता है, और जो पृष्ठीय रूप होता है उसका जो रंगहीन भाग होता है वह नीचे जब जाएगा तो अर्थात यहाँ पर जो रंग है वह अधिशोषित हुआ है, और चारकोल उसको जो है क्या किया, अधिशोषित किया है। अर्थात अधिशोषक चारकोल है और अधिशोषित क्या है, वह सुक्रोज का रंगीन विलयन है। अब इसमें अगर हम इसको हटाना चाहें तो आराम से हटा सकते हैं, अर्थात हम गर्म करेंगे या कोई भी प्रक्रिया ताप बढ़ा देते हैं तो वह जो अपने स्थान से विस्थापित हो सकता है, अर्थात उसको हम उत्क्रमित कर सकते हैं। लेकिन यहीं पर अगर हम हाइड्रोजन गैस को जो है निकिल या पीडी उत्प्रेरक जो आपका पैलेडियम है, पीडी के ऊपर हम गिरा देते हैं, ध्यान से देखेंगे ये हाइड्रोजन गैस है, ये रासायनिक आबंध इसमें है, ये रासायनिक आबंध के द्वारा क्या होते हैं, इसके बीच जो आबंध होते हैं वे टूटते हैं और नए आबंध बन जाते हैं। तो हाइड्रोजन आबंध बनता है, उसके परिणाम स्वरूप यह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जुड़ करके क्या बनाते हैं भाई, जल का निर्माण करते हैं, H2O बनाते हैं। तो उस प्रक्रिया में ये आपका पीडी जो उत्प्रेरक का कार्य करता है, यानी अधिशोष्य का कार्य करेगा, अधिशोषक का कार्य करेगा, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या होंगे उस पर अधिशोषित होते हैं। थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, जब अधिशोषक की सतह पर अधिशोष्य रासायनिक आबंध के द्वारा या रासायनिक बंध के समान बलों द्वारा अधिशोषित होता है तो उस अधिशोषण की घटना को हम क्या कहते हैं, रासायनिक अधिशोषण कहते हैं। ये रासायनिक अधिशोषण जो होता है अनुत्क्रमणीय होता है, इसको पुनः जो है उत्क्रमित नहीं किया जा सकता है। अब देखेंगे यहाँ पर हम पढ़ेंगे ठोसों पर गैसों के अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारण, यानी कि ठोस जो आपका अधिशोषक है और गैसीय अधिशोष्य है, तो इसमें जो अधिशोषण हो रहा है उसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, जिसके परिणाम स्वरूप अधिशोषण की मात्रा कभी कम हो जाती है, कभी अधिक हो जाती है, और कब जब कम होती है तो क्यों कम होती है, और जब अधिक हो रही है अधिशोषण जब अधिक हो रहा है तो क्यों हो रहा है, इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। ध्यान से थोड़ा सा देखेंगे, ताप का प्रभाव है। अगर हम ताप के प्रभाव को देखें तो हम ये देखें कि अधिशोषण की जो प्रक्रिया होती है ऊष्माक्षेपी होती है। कौन सी प्रक्रिया होती भाई, ऊष्माक्षेपी है। जैसे हमने जब अधिशोषण के बारे में पढ़ा तभी आपको हमने बताया था कि अधिशोषण का जो प्रक्रम है वह ऊष्माक्षेपी, अर्थात उसमें से ऊष्मा निकलती है। यानी जब अधिशोष्य को अधिशोषक पर गिराते हैं तो यह प्रक्रिया जो अधिशोषण कहलाती है, और जब यह अधिशोष्य अधिशोषित होता है तो उस समय ऊष्मा निकलती है, उस ऊष्मा को हम क्या कहते हैं, अधिशोषण ऊष्मा कहते हैं। अब थोड़ा सा हमें यहाँ पढ़ना ये है कि ताप का प्रभाव क्या पड़ता है। जब ये ऊष्माक्षेपी है तो निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि अधिशोषण बढ़ जाएगा, सॉरी घट जाएगा, क्योंकि ऊष्माक्षेपी है। तो आप अगर ताप बढ़ाएंगे तो अधिशोषण की जो घटना है वह कम होगी, अर्थात अधिशोषण ताप बढ़ाने पर अधिशोषण घट जाता है। ध्यान से देखेंगे एक बार और फिर से, जैसे आप यहाँ पर बात करते हैं कि ये आपका अधिशोष्य है और इस पर जो है आपने अधिशोष्य, ये अधिशोष्य है और ये क्या है आपका अधिशोषक है। जब अधिशोष्य को अधिशोषण पर हम रखते हैं तो अगर इसकी मात्रा अधिक होगी तो अधिशोषण अधिक होगा, अधिशोष्य की मात्रा कम होगी तो अधिशोषण कम होगा। लेकिन हम बता रहे हैं कि ताप का प्रभाव क्या होगा, यदि हम ताप बढ़ा देते हैं, यदि हम क्या करते हैं ताप बढ़ाते हैं तो अधिशोषण की जो मात्रा है वह कम हो जाती है, क्योंकि यह जो है एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है। तो जो भी ऊष्माक्षेपी प्रक्रम होते हैं या जो जैसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के बारे में जान लो, जैसे ऊष्माक्षेपी जो भी अभिक्रिया होती हैं तो उन अभिक्रियाओं की जो दर है वो घटती है, क्योंकि जब हम ताप बढ़ा देते हैं तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं की जो गति होती है वह मंद पड़ जाती है। उसी तरह से यह अधिशोषण जो होता है वह ऊष्माक्षेपी है, इसलिए हम अगर इस प्रक्रम में ताप बढ़ाते हैं तो क्या होता है कि इसका जो अधिशोषण होता है वह घट जाता है। अब थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे दाब का क्या प्रभाव पड़ता है। दाब का प्रभाव
कितना प्रभावकारी है कि अधिशोषण घटेगा या बढ़ेगा। तो ध्यान से देखेंगे, ताप अगर निश्चित हो यानी वह घटता और बढ़ता नहीं है। तो यदि हम दाब अगर बढ़ा देते हैं, यानी कि हम यहाँ पर एक ग्राफ खींचे, ध्यान से देखें, तो ये आपका दाब है, ठीक है, और ये x/m जो है अधिशोषण की मात्रा है। अधिशोषण की मात्रा और ये जो है आपका दाब है, तापनी है। दाब के बीच यदि हम क्या करते हैं, ग्राफ खींचते हैं, तो एक जो है ऐसा वक्र प्राप्त होता है, ये जो है ऐसा वक्र प्राप्त होगा। अर्थात ध्यान से देखें, दाब बढ़ाते हैं तो ये जो आपके जो अधिशोषण की मात्रा क्या होती है, बढ़ जाती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जब यदि तापमान निश्चित हो और उस समय किसी भी अधिशोष्य पर जो है या अधिशोषण पर हम क्या करते हैं, दाब बढ़ा देते हैं, तो अणु जो है बहुत पास पास आ जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप अधिशोषण की मात्रा क्या होती है, बढ़ जाती है। अब देखेंगे थोड़ा सा अधिशोषण की प्रकृति क्या है। अधिशोषक जो हमारा है, जैसे ये हमारा अधिशोषक है, यह अधिशोषक की जो प्रकृति है, इसकी जो सतह है वह खुरदरी होनी चाहिए, पहली बात। और ये जो अगर बारीक चूड़ में है तो और अच्छा है, क्योंकि इसमें सक्रिय केंद्र बन जाएंगे, और ये जो सक्रिय केंद्र होगा, सक्रिय केंद्रों पर यह अधिशोषण ज्यादा होता है। अर्थात हम इसको जो चूड़ के रूप में रखें या इसकी सतह को खुरदरी कर दें, उस समय जो है अधिशोषण ज्यादा होता है। अर्थात अधिशोषक की जो सतह है, जो अधिशोषक है उसकी सतह खुरदरी या अधिशोषक जो है बारीक चूड़ के रूप में यदि है तो अधिशोषण की मात्रा अधिक होगी। अगर ऐसा नहीं है तो अधिशोषण की मात्रा क्या होगी, कम होगी। अगर हम पढ़ें अब इसके बारे में अधिशोषक की पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ध्यान से देखेंगे, अधिशोषक का अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल जितना अधिक होगा तो उसमें उतने ही अधिक सक्रिय केंद्र बनेंगे, और जब जितने ही सक्रिय केंद्र बनेंगे उतने ही जो है क्या होगी, आपका जो क्षेत्रफल जितना अधिक होगा। जैसे आप ऊष्मा के बारे में पढ़ें, जैसे हम एक प्याले में जो है चाय लिए हैं और उस समय तापमान उसका बहुत देर तक अधिक उठा रहता है, लेकिन उसी चाय को हम एक जो है बड़े से कंटेनर या थाली में गिरा देते हैं तो चाय का तापमान जल्दी से क्या होता है, विलुप्त हो जाता है, यानी खत्म हो जाता है। उसी प्रकार से हम कह सकते हैं, या इसी के आधार पर यदि हम समझें, तो अधिशोषक का पृष्ठीय क्षेत्रफल जितना अधिक होगा, अर्थात जितने अधिक दूर में फैला रहेगा, उस पर जो है अधिशोष्य की मात्रा अधिक जो है क्या होगी, अधिशोषित होगी, जिसके परिणाम स्वरूप अधिशोषण का मान क्या होगा, बढ़ सकता है। अब जो अधिशोषक की जो है सक्रिय ऊर्जा के सक्रियण के बारे में जो है हम पढ़ते हैं। सक्रियण का मतलब क्या होता है भाई, अर्थात हम करें क्या, कोई ऐसी प्रक्रिया लागू कर दें जिसके परिणाम स्वरूप जो ये आपके जो है अधिशोषक हैं, अधिशोषक जो है उनके अणुओं के बीच की दूरी क्या हो जाए, बढ़ जाए, जिसको हम क्या कहें, अधिशोषक सक्रियण कह सकते हैं। या आप कह सकते हैं कि अधिशोषक के अणु जो दूर दूर हो जाएंगे, रिक्त स्थान अधिक होगा, अर्थात इसमें जो अधिशोषी की मात्रा अधिक समाएगी, जिसके परिणाम स्वरूप उसका जो क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, अर्थात इस पर जो होगा वह अधिशोषण अधिक हो सकता है। अधिशोष्य की प्रकृति अथवा गैस की प्रकृति, अर्थात ध्यान से थोड़ा सा देखें, अधिशोष्य की प्रकृति अथवा गैस की प्रकृति कैसी होनी चाहिए। तो ध्यान देने की बात यह है कि विभिन्न गैसों में वान डेर वाल जो आकर्षण बल भिन्न भिन्न होते हैं। जिन गैसों में वान डेर वाल आकर्षण बल अधिक होता है, अर्थात जो गैसें आसानी से द्रवित हो जाती हैं, अधिशोषक की सतह पर अधिक अधिशोषित होती हैं, और जिनमें जो है वैद्युत संयोजी आबंध रहता है उनका अधिशोषण क्या होता है, कम होता है। ये रहा आपका जो है ठोसों पर गैसों के अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक। अब इसके आगे हम लोग जो है उत्प्रेरण के बारे में पढ़ेंगे। उत्प्रेरण क्या है और उत्प्रेरण का क्या उपयोग है, कितने प्रकार के होते हैं, इनके बारे में हम जो है अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।